ऑर्गेनिज्म टू एनवायरनमेंट, अगर हीट गेन या हीट लॉस की बात की जाए तो इसमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स आते हैं। इनमें सबसे पहले डायरेक्ट या रिफ्लेक्टेड सनलाइट जो होती है, और इसके अलावा इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस जो होती हैं, ये हीट को ट्रांसफ़र करती हैं एनवायरनमेंट से एनिमल के अंदर। जबकि दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो एवेपोरेशन जो होती है, इसकी मदद से हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है आउट टू द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस की जा रही है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सनलाइट और रेडिएशंस की मदद से हीट गेन करते हैं, जबकि एवेपोरेशन की मदद से हीट लॉस होता है। हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स है, कि एनिमल्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन कैसे होती है। थर्मो रेगुलेशन को स्टडी करने से पहले हमें थोड़ा सा टेम्परेचर क्लासिफिकेशन जो है वो देखनी होगी कि एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। इसमें हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशंस हैं, एक ओल्ड क्लासिफिकेशन है और एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले अगर हम ओल्ड क्लासिफिकेशन की बात करें तो एनिमल्स को दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले जो हमारे पास क्लास है वो पाकिलोथर्म्स है, जिसको कोल्ड ब्लडेड भी कहा जाता है। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं, इनके पास इतनी काबिलियत नहीं होती कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। इसीलिए इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक, जिसको एम्बिएंट टेम्परेचर भी कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ऑर्गेनिज्म या तो एयर के अंदर रहते हैं या फिर वाटर के अंदर रहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एयर में यानी कि लैंड में रहते हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर एयर के अकॉर्डिंग होगा, जबकि ऐसे एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर वाटर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करेगा। अगर इनके एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम हो जाता है तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाता है, और अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाता है। ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको पाकिलोथर्म्स का नाम दिया जाता है। इनकी अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो तमाम इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो कोल्ड ब्लडेड यानी कि पाकिलोथर्म्स हैं। फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ये तमाम ऑर्गेनिजम्स क्लास पाकिलोथर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। जबकि जो हमारे पास दूसरी क्लास है इसको हम होमियोथर्म या फिर वार्म ब्लडेड का नाम देते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि अगर इनके एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज भी हो जाए तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इनके पास ये काबिलियत होती है कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए इनको इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता कि एनवायरनमेंट का क्या टेम्परेचर है, बल्कि इसके बरक्स ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर विद इन नैरो लिमिट्स मेंटेन करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को होमियोथर्म्स का नाम दिया जाता है। अगर इनकी एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो इनमें बर्ड्स आ जाते हैं और मैमल्स आ जाते हैं। ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है ये ओल्ड क्लासिफिकेशन है, और इन टर्मिनोलॉजीज़ की वजह से हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना भी करना पड़ता है। जैसा कि ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि जो डीप सी होता है वहाँ पे रहने वाली फिशेस जो हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका जो नेचुरल सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट है। जबकि लिजर्ड्स जो हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की काबिलियत रखती हैं। और इसके अलावा बहुत सारे बर्ड्स और मैमल्स जो हैं उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो वेरी करता रहता है। इन सब वजूहात की बिना पर ये जो क्लासिफिकेशन है ये इतनी अच्छी नहीं है कि इसको बेस बनाकर तमाम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जा सके। इसके मुकाबले में एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन हमारे पास पाई जाती है, जिसमें हम एनिमल्स को 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। इसमें हमारे पास जो सबसे पहली क्लास आ जाती है वो है एंडोथर्म्स। एंडोथर्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में अपनी बॉडी हीट को जनरेट करते हैं और अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की भी काबिलियत रखते हैं। इनकी अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो इनमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं, कुछ फिशेस आ जाती हैं, बर्ड्स आ जाते हैं और मैमल्स आ जाते हैं। और सेकंड क्लास जो हमारे पास आ जाती है इसको एक्टोथर्म का नाम दिया जाता है। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत ही लो लेवल्स पे अपनी मेटाबॉलिक हीट को जनरेट करते हैं
और ये जो हीट जनरेट करते हैं ये भी फ़ौरन से एक्सचेंज कर ली जाती है अपने एनवायरनमेंट के साथ। इसका मतलब ये है कि ये बहुत थोड़े लेवल पे मेटाबॉलिक हीट जनरेट तो करते हैं लेकिन उसको बॉडी के अंदर संभाल के नहीं रख सकते हैं, और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जब इनको हीट की ज़रूरत होती है तो ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं अपनी सराउंडिंग से। इनकी एग्जांपल्स की अगर बात की जाए तो इसमें हमारे पास इन्वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, फिशेस आ जाती हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं और रेप्टाइल्स आ जाते हैं। थर्ड क्लास जो हमारे पास आ जाती है वो है हेटेरोथर्म्स। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी हीट तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। इनकी एग्जांपल्स की अगर बात की जाए तो इनमें बैट्स और ह्यूमिंग बर्ड्स आ जाते हैं। एनिमल्स ने अपने एनवायरनमेंट के साथ हीट एक्सचेंज करने के लिए या थर्मो रेगुलेशन के लिए डिफरेंट एडॉप्टेशंस की, और इन्हीं एडॉप्टेशंस को हम डिस्कस करेंगे। इनमें हमारे पास सबसे पहले स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशंस आ जाती हैं। ये ऐसी चेंजिंग्स हैं जो एनिमल्स ने अपनी स्ट्रक्चर के अंदर की ताकि वो अच्छे तरीके से थर्मो रेगुलेशन को परफॉर्म कर सकें। इनमें हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास सबडर्मल फैटी लेयर आ जाती है। एनिमल्स जो हैं वो अपनी स्ट्रक्चर के अंदर एक चेंजिंग लेके आए कि स्किन के नीचे फैट्स की एक एक्स्ट्रा लेयर जो है वो बना ली। इस फैट की लेयर का फ़ायदा ये होता है कि ये इंसुलेटर के तौर पे काम करती है और बॉडी की जो हीट है वो बाहर एनवायरनमेंट में डिसिपेट नहीं हो पाती है, बाहर एनवायरनमेंट में नहीं जा पाती है। इस लेयर का कोल्ड एनवायरनमेंट में एनिमल्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सेकेंड जो स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन है वो पीलेज है। पीलेज क्या होती है? पीलेज हम कहते हैं फर, हेयर या फिर वूल की जो लेयर होती है जो एनिमल्स ने अपनी स्किन के ऊपर चढ़ाई होती है ताकि लो टेम्परेचर में आसानी के साथ सरवाइव कर सकें। इसके अलावा स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स बनाए गए और कुछ एनिमल्स में लंग्स को मॉडिफाई किया गया पेंटिंग के लिए। स्वेट ग्लैंड्स की मदद से पसीना आता है और पसीने की एवापोरेशन होती है। इस एवापोरेशन के रिजल्ट में कूलिंग कॉज होती है और हॉट टेम्परेचर में सरवाइव किया जाता है। जबकि कुछ एनिमल्स जैसा कि डॉग्स जिनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते और इनको पसीना नहीं आता, ये क्या करते हैं, ये एक और प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जिसको पेंटिंग का नाम दिया जाता है। आपने अक्सर डॉग्स को देखा होगा कि डॉग्स ने ज़ुबान बाहर निकाली होती है और वो भाग रहे होते हैं। इस प्रोसेस को पेंटिंग कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि डॉग जो हैं वो माउथ ओपन करके ज़ुबान को बाहर निकालते हैं और तेज़ी के साथ सांस लेते हैं और साथ में भागते हैं। इसकी वजह से उनका पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो कि वेट होता है उसमें एवेपोरेशन होती है और उसकी वजह से कूलिंग कॉज होती है। इसके बाद हमारे पास फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशंस आ जाती हैं। ये ऐसी चेंजिंग्स हैं जो एनिमल्स पहले से मौजूद सिस्टम्स के फंक्शंस के अंदर लेके आए, जैसा कि स्किन की तरफ जाने वाले ब्लड फ्लो को रेगुलेट किया गया। ये इस तरीके से किया गया कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर दिया गया गर्मियों के मौसम में ताकि हीट को डिसिपेट किया जा सके, रिमूव किया जा सके। मैंने यहाँ पर स्किन में ब्लड वेजल्स को शो किया है। हमारी स्किन जो है क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्टली एक्सपोज कर रही होती है, इसीलिए गर्मियों में क्या किया जाता है कि स्किन के अंदर मौजूद ब्लड वेजल्स के ब्लड फ्लो को इंक्रीज करवा दिया जाता है। यहाँ पर ब्लड फ्लो इंक्रीज करने से फ़ायदा ये होता है कि जितना ज़्यादा ब्लड पास करेगा, ब्लड से उतनी ही ज़्यादा हीट जो है वो एनवायरनमेंट में डिसिपेट कर जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और इसके रिजल्ट में हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। जबकि विंटर में इसका बिल्कुल ऑपोजिट किया जाता है कि जब ठंड होती है तो हीट लॉस को बचाने के लिए स्किन का जो ब्लड फ्लो है उसको कम कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जितना ज़्यादा ब्लड स्किन से पास करेगा उतनी ज़्यादा हीट एनवायरनमेंट के अंदर डिसिपेट हो जाएगी। और गर्मियों में क्योंकि इसकी ज़रूरत होती है, इसलिए गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को स्किन के थ्रू फ्लो करवाया जाता है, जबकि सर्दियों के अंदर, विंटर के अंदर हमने हीट कंजर्व करके रखनी है, इसलिए जो स्किन के अंदर ब्लड फ्लो होता है इसको मिनिमाइज कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। इसके अलावा एनिमल्स के अंदर सर्टेन मसल्स जो हैं उनको एक्टिव किया जाता है, जो क्या करते हैं, जो प्लमेज फ्लफिंग कॉज करते हैं। प्लमेज फ्लफिंग क्या होती है? प्लमेज जो है
कलेक्टिवली फीदर्स को कहा जाता है। और बर्ड्स क्या करते हैं कि अपने फीदर्स को फ्लफी बना लेते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से परिंदे थोड़ा सा इकट्ठा हो जाते हैं। इस तरह से बर्ड्स जो हैं वो अपना थोड़ा सा पोस्चर चेंज करके एक तो सरफेस एरिया को कम करते हैं और दूसरा हेयर्स के अंदर एयर को ट्रैप कर लेते हैं, जो कि इंसुलेशन का काम करती हैं। इसी तरह से स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट किया जाता है ताकि उनकी मदद से एवापोरेटिव कूलिंग की जा सके। थर्ड और लास्ट हमारे पास जो अडॉप्टेशंस आ जाती हैं वो बिहेवियरल अडॉप्टेशंस हैं। एनिमल्स जो हैं वो अपने बिहेवियर को थोड़ा सा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं ताकि थर्मोरेगुलेशन को बेहतर तरीके से परफॉर्म करवाया जा सके। इनमें सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। जैसा कि ग्राउंड स्क्विल्स जो होती हैं वो मिड डे के दौरान बरोज की तरफ मूव कर जाती हैं ताकि तेज़ धूप से बच सकें, जबकि इसके बरक्स कुछ लिजर्ड्स जो होती हैं वो डायरेक्ट सनलाइट में आ जाती हैं ताकि हीट को गेन किया जा सके। इसके अलावा एनिमल्स जो हैं वो अपने बॉडी पोस्चर्स को चेंज करते हैं, जिसकी मदद से उनका सरफेस एरिया चेंज हो जाता है और सरफेस एरिया चेंज होने की वजह से एनिमल्स आसानी के साथ थर्मोरेगुलेशन में मदद हासिल करते हैं। जैसा कि हम ह्यूमंस की एग्जांपल ही ले लेते हैं, जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम इंसान क्या करते हैं, हम फैल के लेटते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमारा जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है और एवेपोरेशन के प्रोसेस के लिए ज़्यादा एरिया मिल जाता है और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में आसानी होती है। जबकि दूसरी साइड पे सर्दियों के अंदर हम इकट्ठे होकर लेटते हैं। इस तरह लेटने की वजह से हम अपने सरफेस एरिया को रिड्यूस कर लेते हैं और हमारी बॉडी का कम से कम एरिया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी आसानी के साथ हीट को कंजर्व करने में कामयाब रहती है और हम अपनी बॉडी को वार्म रख पाते हैं।